और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। अब वो बताती है कि शायद उनको स्ट्रेंज मतलब अजीब क्यों लग रहा था, क्योंकि जितने भी चीज़ें थे वो बहुत टेस्टलेस थे, मतलब बिल्कुल भी जमे हुए नहीं थे, सब इधर उधर रखे हुए थे। और जो वो फर्नीचर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा बदसूरत था और वहाँ से बहुत मगी मतलब गंदा स्मेल भी आ रहा था। और वो बोलती है कि उनके में इतना हिम्मत नहीं था कि वो अपने चारों तरफ देख सकें। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। वो गर्ल जो रहती है वो क्या करती है, चेयर को, कुर्सी को क्या करती है, मूव कर देती है, हटा देती है और वो वहाँ पे बैठ जाती है। और वहाँ पे उस चेयर में बैठने के बाद वो क्या देखने लगती है, वुलन का टेबल क्लॉथ को वो देखने लग जाती है। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। तो ऑथर बताती है कि वो उस टेबल क्लॉथ को क्या करती है, रफ करती है, उसमें रगड़ने लगती है। तो जैसे वो रब करती है तो उनका उंगली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब वो क्या करती है, उस पर अपना हाथ फेरते रहती है, जितने ये लाइंस होते हैं ना, इसको वो फॉलो करते करते हाथ फेरने लग जाती है। और वो देखती है एक जगह पे, एज पे, किनारे पे, कि वहाँ पे एक बर्न मार्क रहता है। ठीक है, मतलब जो जल जाने के बाद जो निशान रह जाता है उसको हम बर्न मार्क बोलते हैं। तो वो देखती है कि एक बर्न मार्क रहता है जो कि अभी तक रिपेयर मतलब उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुए रहती है। तो अब वो ऑथर को कैसे पता चला कि वहाँ पे बर्न मार्क है जो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि वो चीज़ें किसकी थी, ऑथर की मम्मी की थी, मिसेस एस की थी। माई मदर will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. अब वो बताती है कि मेरी मम्मी क्या होगी, बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। वो लड़की बताती है उस ऑथर को कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, मैंने उनके लिए क्या किया था, चाय पहले ही बना लिया है, क्या आप चाय लेंगे? तो वो थैंक यू बोलती है। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. अब वो देखने लग जाती है और देखती है कि जो वो गर्ल रहती है वो टी टेबल में क्या कर देती है, अपना कप मतलब चाय का जो कप रहता है उसको रख देती है। और उसका भी क्या रहता है, ब्रॉड बैक रहता है, मतलब बहुत चौड़ा पीठ रहता है जैसे उसकी मम्मी का था। She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब वो क्या करती है, pour करने लग जाती है, मतलब वाइट पॉट से, ठीक है, जो वाइट पॉट होता है ना उसमें से चाय को ढालने लग जाती है और देखती है कि उस वाइट पॉट में क्या है, उसके लीड में, उसके किनारे में गोल्डन कलर का, ठीक है, गोल्ड कलर का क्या रहता है, बॉर्डर रहता है। और उसके बाद क्या करती है, वो एक बॉक्स को, एक डिब्बे को ओपन करती है और उस डिब्बे में क्या रहता है, स्पून्स रहते हैं, चम्मच रहती है। That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice as though its sound was different in this room. अब वो आगे बोलती है ऑथर की बहुत नाइस बॉक्स है, बहुत अच्छा बॉक्स है। उसके बाद वो ऑथर खुद से बोलने लग जाती है कि क्या ये मेरा आवाज़ है, ठीक है। और वो बोलती है कि बहुत ही अजीब आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ के बारे में बात कर रही है जो उसने तारीफ़ किया था, ठीक है। तो वो बोलती है कि क्या ये मेरा आवाज़ है, और वो सोचती कि शायद इस रूम में, इस कमरे में क्या हो गया है, मेरा आवाज़ क्या हो गया, बदल गया है। और वो ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को तो कभी देखना ही नहीं चाहती थी और वो उन चीज़ों को कोई और चुरा लिया है। और उस चुरा लेने के बाद, ठीक है, मतलब किसी का चीज़ को रिटर्न ना करने, एक तरीके से चोरी हुआ, तो उन चीज़ों का तारीफ़ कर रही है वो, जिन चीज़ों को वो कभी देखना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने ही आवाज़ को वो क्या कहने लग जाती है, स्ट्रेंज कहने लग जाती है। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. अब वो बोलती है कि यू नो अबाउट देम, क्या आप इनके बारे में जानते हैं। अब वो पीछे वापस मुड़ जाती है और वापस से क्या करती है, टी ले लेती है और वो हंसने लग जाती है। कौन, वो 15 ईयर्स गर्ल। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। अब वो बताती है, वो 15 ईयर की गर्ल बता रही है कि उसकी मम्मी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा एंटिक है, बहुत प्रीशियस है और हमारे पास इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे प्रीशियस चीज़ें हैं।
और वो रूम के उस कमरे के सभी चीज़ों को पॉइंटेड करते हुए मतलब इशारा करते हुए बताती है और कहती है कि आप इन सब चीज़ों को खुद से देख लीजिए। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. तो ऑथर कहती है कि उनको क्या है, उनको ज़रूरत नहीं है उसके हाथ के, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है उसके इशारों की, क्योंकि उस ऑथर को पता रहता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बता सकती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसकी थी, ऑथर की मम्मी की ही थी ना। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब वो बताती है मानो उस टी टेबल के ऊपर में एक लाइफ है। वो फिर आगे बताती है कि जब वो एक छोटी बच्ची थी, चाइल्ड थी, तो वो क्या करती थी इस प्यूटर प्लेट पे, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लेट्स आर नोन एज प्यूटर प्लेट्स। इस तरीके का जो प्लेट होता है उसको हम प्यूटर प्लेट कहते हैं। तो वो ऑथर बताती है कि जो इस प्यूटर प्लेट में जो एप्पल है ना, एप्पल का ये पेंटिंग रहता है, तो इस प्यूटर प्लेट में जो एप्पल रखा हुआ है वो ऑथर को ऐसा लगता था बचपन में कि वो उसको निकाल करके खा ले, उसका वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. आगे वो बच्ची, ठीक है, जो 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल रहती है, वो बताती है कि हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ भी करते हैं। एक बार तो हमने वो दीवार पे जो प्लेट टंगी हुई है, प्रीसियस प्लेट जो टंगी हुई है, उस पर हमने खाना भी खाया था। I wanted to so much, but it wasn't anything special. ठीक है, अब उसके लिए तो वो बहुत कुछ था, लेकिन उसके लिए, ऑथर के लिए कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं था। अब वो बच्ची बताती है जैसे कि उसने उस प्लेट पे खाना खाया था, तो वो ये सोच रही थी कि वो इस प्लेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, बहुत कुछ होगा उसमें, लेकिन जैसे वो खाना खाई तो उसको ये पता चला कि वो बहुत कुछ नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल भी वो प्लेट नहीं था। I had found the burn mark on the table cloth. The girl looked questioningly at me. जैसे ही वो टेबल क्लॉथ में, ठीक है, वो ऑथर टेबल क्लॉथ में क्या करती है, एक बर्न मार्क। बर्न मार्क मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, जो जल जाता है कोई सा कपड़ा, उसमें जो निशान रह जाते हैं उसको हम बर्न मार्क बोलते हैं। तो जो टेबल का क्लॉथ होता है, टेबल कवर जो होते हैं इस तरीके के, उसमें एक बर्न मार्क उनको दिखता है। तो वो जो लड़की रहती है वो क्वेश्चनली, मतलब उसके मन में क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, और इस नज़रिए से वो ऑथर की ओर देखने लग जाती है। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. अब वो बोलती है कि हाँ, तुमको क्या हो गया है, इन सब चीज़ों के साथ रह के, इन सब चीज़ों को देख करके, इन सब चीज़ों को छू करके, इनके साथ रहने का आदत हो गया है, शायद इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए प्रेशियस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उन चीज़ों को नोटिस कब करते हैं, उन पे हमारा ध्यान कब जाता है, जब वो चीज़ें हमारे घर से या फिर उन जगहों से मिसिंग हो जाती है। या तो मिसिंग कब होगी वो, या तो हम उसको रिपेयर करने के लिए देंगे, उसको बनाने के लिए देंगे, या फिर उसको हम किसी को लेंट पे मतलब उधार पे देंगे, तब वो चीज़ें मिसिंग हो जाएगी। ऐसा उसको एग्जाम्पल देते हुए ऑथर समझाती है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. और जैसे वो इस समझाती है ना उसको कि अगर कोई चीज़ नोटिस हम करते हैं, कब करते हैं, जब वो मिसिंग हो जाता है, इस तरीके का जब वो खुद बोल के समझाने लगती है, तो ऑथर को फिर से लगता है कि क्या ये मेरा ही वॉइस है जो इतना ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं अपने ही चीज़ों को लेके दूसरों को समझा सकती हूँ। ऐसा वो सोचते हुए क्या करती है, अपने ही वॉइस को क्या बोलती है, बहुत स्ट्रेंज बोलती है, अजीब बोलने लगती है। और वो फिर सोचने लगती है कि एक बार क्या हुआ था, जो ऑथर की मम्मी थी उन्होंने ऑथर से पूछा था कि क्या वो पॉलिश करेंगे सिल्वर्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो किन चीज़ों को पॉलिश करने के लिए कहती है। It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill as she had never asked me before. अब वो बताती है कि काफ़ी लंबे दिनों का मतलब काफ़ी लंबे समय की बात है, शायद वो उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, या फिर शायद वो उस दिन घर में थी क्योंकि वो उस दिन बीमार थी, और इससे पहले उसकी मम्मी
उनसे कभी ये पूछे नहीं रहती कि क्या वो इस तरीके का काम करेगी, क्या वो पॉलिश करना चाहेगी। तो ये सारी बातों को ऑथर क्या कर रही है, अभी याद कर रही है कि उनकी मम्मी ने उनको ऐसा ऐसा पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मिंट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ऑथर उनसे पूछती है अपनी मम्मी से कि वो किन सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी सरप्राइज होके, ठीक है, आश्चर्य होके उसको बताती है कि वो क्या है, वो स्पून से, फॉक से और नाइफ से, मतलब वो चम्मच थे, वो कांटे थे और वो चाकू थे। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। आगे ऑथर बताती है कि ये बहुत स्ट्रेंज थिंग था, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ था कि हम जिस कटलरी में, जिस बर्तन में रोज़ खा रहे हैं वो चांदी का था, और ये ऑथर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम चांदी के बर्तन में अब तक खाते हैं। तो ये बातें जो ऑथर है वो याद कर रही थी अभी तक। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो जो गर्ल रहती है, अब तक तो मैंने बताया कि वो ऑथर क्या कर रही थी, ऐसा याद कर रही थी कि उसकी मम्मी ने एक बार उसको ऐसा ऐसा बोला था करके। अब वो जो गर्ल रहती है, ठीक है, जो 15 ईयर की गर्ल रहती है, वो वापस से हंसने लग जाती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, व्हाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड, वेल डू यू नो। ठीक है, तो अब आगे ऑथर कहती है कि मैं बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ कि तुमको नहीं पता होगा कि जिस बर्तन में तुम खाते हो वो बर्तन क्या की है, चांदी की है। तो बोलती है, डू यू नो, क्या आपको पता है। सी हेजिटेटेड, सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर। जैसे ऑथर उनसे पूछती है कि डू यू नो, क्या तुमको पता है, तो वो क्या हो जाती है, हेजिटेट हो जाती है, मतलब हिचकिचाने लगती है और क्या करती है, साइड बोर्ड की तरफ चलते हुए चले जाती है। और वहाँ पे क्या करती है, वो ड्रॉवर को, ठीक है, ये क्या है हमारा ड्रॉवर है, तो इस टाइप का एक ड्रॉवर रहता है, उस ड्रॉवर की तरफ वो उसको जाती है और उसको ओपन करती है। आई विल लुक, इट्स इन हियर, आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। जैसे वो उसकी तरफ जाती है ड्रॉवर की तरफ, तो वो जंप करने लग जाती है, मतलब कूद करके उठ जाती है ऑथर, और बोलती है कि मैं अपना टाइम, अपना समय भूल रही हूँ, अब मेरे ट्रेन का समय हो गया है, ट्रेन का वक्त हो गया, मेरे को ट्रेन तक पहुंचना है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। और उसका हाथ ड्रॉवर पे ही रहता है, उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल का, और वो बोलती कि क्या आप मेरी मम्मी के लिए वेट नहीं करेंगी। नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉवर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। ठीक है, वो बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वो अब चलते चलते दरवाजे की तरफ चले जाती है, और वो जो गर्ल रहती है वो ड्रॉवर को क्या कर लेती है, उस दराज को खोल लेती है, और वो बोलती है ऑथर कि मैं अपना रास्ता खुद से ढूंढ लूँगी। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे ही वो रास्ते की तरफ चलते हुए बाहर जाती है वो ऑथर, तो वो स्पून मतलब चम्मच और कांटे का जो जिंगलिंग साउंड रहता है, आवाज़ रहता है, वो आवाज़ को कौन सुन लेता है, तो ऑथर सुन लेती है। At the corner of the road, I looked up at the name plate, Marconi Street. It said I had been at number 46. और बाहर जाते जाते वो फिर से एक बार नंबर प्लेट पे देखती है, जो कि कॉर्नर पे, कोने पे रहता है, और उस नेम प्लेट पे लिखे रहता है मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है, और नंबर 46। ये वही एड्रेस रहता है जो एड्रेस उसकी मम्मी ने उसको दिया रहता है। The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. अब वो बोलती है कि ये जो एड्रेस है, ये जो पता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती हूँ। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. You see them again in strange surrounding. आगे ऑथर बताती है कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती, ये उन दिनों में अब बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि जो चीज़ें रहती हैं, जो यादें हमसे जुड़ी हुई रहती है, जो हमारी मेमोरीज़ रहती हैं, अगर हम लोग एक परिचित, ठीक है, मतलब हमारे फैमिलियर लाइफ में जो चीज़ों से हम परिचित रहते हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या होता है, वापस से अपना वैल्यू, जो उनका महत्व रहता है, उसको खो देता है, और
वो जो चीज़ें रहती हैं उसको हम दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं। शायद ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो एक अजीब वातावरण में वो चीज़ें हमको मिलती हैं, क्योंकि जिस चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, अपने अनुसार रखते हैं, लेकिन हम वापस से अगर उस चीज़ों को जाएंगे ढूंढने तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रेंज अजीब सराउंडिंग में रहेगा जो शायद हमको पसंद ना आए। इसलिए वो ऑथर क्या सोचती है कि वो उन दिनों में या फिर उन जगहों में अब वापस से नहीं जाएगी। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और वो आगे बोलती है कि मैं उन सब चीज़ों को करूँगी भी क्या, वो तो एक रेंट पे किराए के घर में रहती है और जो दीवार रहते हैं उसमें इस तरीके का कुछ ब्लैक ब्लैक क्या रहता है, टेप लगे रहता है, और जो उनके घर का ड्रावर रहता है वो इतना छोटा रहता है कि वो जितने भी कटलरी, जितने भी उनके बर्तन हैं वो उस ड्रावर में तो आएंगे ही नहीं। I resolved to forget the address of all things I had to forget that would be the easiest। अब बोलती है कि वो क्या करेगी, संकल्प लेती है कि वो उस एड्रेस को, उस पता को पूरे तरीके से भूल जाएगी, जो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 डॉर्लिंग, ये जो एड्रेस है उसको पूरी तरीके से भूल जाएगी। और वो इसको भुलाने के लिए ये सबसे उनके लिए क्या होगा, आसान काम होगा, ऐसा वो ऑथर बताती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे ये जो चैप्टर था, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि एक वॉर के पहले का, ठीक है, मतलब पहले तो हमको वॉर के बाद का स्टोरी दिया गया था और उसके बाद हमको वॉर के पहले का स्टोरी बताया गया था। स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था वो वॉर के बाद का था, आफ्टर वॉर था, और उसके बाद जो हमको फ्लैशबैक मिला वो हमारा था प्री वॉर, मतलब वॉर के पहले का स्टोरी था जो ऑथर हमको सुना रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। आई होप कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, शायद आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के याद आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसको रीड किया है। क्या तुम वापस आ गए? उस वुमेन ने कहा था कि क्या तुम वापस आ गए, मुझे तो लगा था या मैंने ये सोचा था कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हमको कुछ क्लू दे रहा है इस स्टोरी के बारे में। अगर ये स्टेटमेंट हमको कुछ क्लू देता है तो हमको उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। यस, दिस स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी। That was the time of war and Mrs. Darling thought that the narrator's family would be dead in the war। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमने पढ़ा, ये हमको एक क्लू देता है। और वो क्या क्लू देता है, क्योंकि वो एक वॉर का टाइम था, एक युद्ध का समय था, और मिसेस डॉर्लिंग को ये लगता था कि उस युद्ध में वो फैमिली, मतलब मिसेस एस की फैमिली क्या हो गई है, डेथ हो गई है। उन लोगों की सारी फैमिली में जितने मेंबर है सबका डेथ हो गया है उस वॉर में। सो सी आस्क्ड शॉकिंगली, हैव यू कम बैक? तो वो बहुत शॉक्ड हो गए, आश्चर्य हो के पूछती कि क्या तुम वापस आ गए। अनदर क्लू इज दैट शी डिडंट एक्सेप्ट एनीवन टू कम बैक एंड आस्क फॉर द प्रीशियस बिलोंगिंग्स ऑफ मिसेस एस विच शी हैड टेकन अवे फ्रॉम हर ड्यूरिंग प्री वॉर टाइम। ठीक है, एक क्लू तो ये था कि वो सोच रही थी कि वॉर के टाइम पे उन लोगों का डेथ हो गया था तो वो वापस से नहीं आ सकते। और दूसरा क्लू हमको ये मिलता है इस स्टेटमेंट में कि जो डॉर्लिंग थी, मिसेस डॉर्लिंग थी, वो क्या नहीं चाहती थी कि उनके पास कोई वापस से आए और उस प्रीशियस थिंग्स के बारे में, ठीक है, जो वो कीमती संपत्ति थी उसके बारे में उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, जो कि वो मिसेस एस का जो वो रखी हुई थी उसके बारे में वो कोई क्वेश्चन पूछे और उन चीज़ों को कोई ले करके चली जाए। She had no intention of returning the belongings as she refused to recognize the narrator। और उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उन चीज़ों को वापस करे, इसलिए वो उस नरेटर को क्या कर दी थी, पहचानने से इनकार कर दी थी। It also shows the crafty and greedy nature of Mrs. Darling। और इस तरीके से जो मिसेस डॉर्लिंग है उनका जो स्वभाव है वो क्या था, बहुत ज़्यादा लालची स्वभाव था। ये बात भी हमको इस स्टेटमेंट से क्या होता है, पता चलता है। तो ये दो क्लू थे जो हमको इस स्टेटमेंट से पता चलता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स।
वॉट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। ये जो स्टोरी है हमने पहले ही रीड किया हुआ है कि ये स्टोरी क्या है, हमारा प्री वॉर मतलब वॉर के पहले का, एंड पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद में डिवाइड है, विभाजित किया गया है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वो गर्ल थी, मतलब इस चैप्टर में जो नरेटर थी या जो ऑथर थी, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था इन दोनों टाइम पे। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि प्री वॉर टाइम में क्या हुआ था। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विथ हर मदर, शी वॉज लिविंग इन अनदर सिटी। ठीक है, प्री वॉर टाइम में मतलब वॉर से पहले जो नरेटर थी वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहती थी, वो दूसरे शहर में रहा करती थी। सी केम हर होम जस्ट फॉर फ्यू डेज, वो अपने घर कुछ ही दिनों के लिए आई थी। At that time she noticed that her mother was always afraid that they might have to leave the place and lose all valuable belongings. The threat of death was always prevailing. ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए जब वो अपने घर आई थी तो वो उस समय इस बात पे नोटिस करी कि जो उसकी मम्मी थी वो हमेशा डरी हुई रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको वो जगह, अपना वो घर छोड़ना पड़ेगा और वो अपना सारा जो कीमती संपत्ति है उसको वो खो देगी, और उनका जो डेथ है मतलब उनकी मृत्यु अगर हो जाएगी तो वो उनकी सारी संपत्ति को खो देगी। इस बात का उसकी मम्मी को उनको हमेशा डर देखने मिलता था। तो ये तो प्री वॉर टाइम का बात था। अब देखते हैं कि पोस्ट वॉर टाइम में मतलब वॉर के बाद उसको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। आफ्टर द वॉर एंडेड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन। ठीक है, जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, सामान्य होने लगी थी। Now there was no threat of death, अब वहाँ पे मरने का कोई भी डर नहीं था। She means narrator could live her life peacefully, और वो अपनी ज़िंदगी बहुत शांति से जी रही थी, गुजार रही थी। One day she was eager to see all the possessions of her mother. एक दिन क्या होता है कि वो अपनी मम्मी का सारा पोजीशन मतलब उन चीज़ों को देखने का इच्छा रखती है जो चीज़ों पे उसकी मम्मी का हक था। Which she knew were stored at number 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि उसको पता था कि वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे स्टोर है। She went to that address. She felt disappointed when Mrs. Darling neither recognized her, let her in. She went to that address, तो वो उस एड्रेस पे चले गई और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उस मिसेस डॉर्लिंग ने उनको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया था। तो पोस्ट वॉर में मतलब वॉर के बाद उन्होंने इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया था कि वो जाना भी चाहती थी, उन चीज़ों को देखना चाहती थी, लेकिन जो मिसेस डॉर्लिंग है उसने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। ठीक है, इस स्टोरी में, इस कहानी में जो हमारी नरेटर थी वो इस एड्रेस को क्यों फॉरगेट करना चाहती थी, क्यों उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द नरेटर्स मदर वंस आस्क्ड हर टू रिमेंबर द एड्रेस इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक है, जो नरेटर की मम्मी थी उन्होंने एक बार उनको कहा था कि उनको मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 ये एड्रेस उनको याद रखना है। It was the address of Mrs. Darling, who had taken away their precious belongings to keep safe in case they would have to leave the place during war time. और ये उस जगह का पता था जहाँ मिसेस डॉर्लिंग रहा करती थी, और मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया था, उनका सारा प्रेशियस बिलोंगिंग्स मतलब सारी उनकी जितनी भी कीमती संपत्ति थी उसको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो अपने साथ ले गई थी। ये कब की बात है, ड्यूरिंग वॉर टाइम मतलब युद्ध के समय की बात है। She visited the address but found the things in the midst of strange atmosphere. वो उस एड्रेस पे गई भी लेकिन देखी कि सारे चीज़ें क्या हैं, बहुत अजीब तरीके से वहाँ पे रखे हुए हैं। Everything was arranged untidy, सारा जो चीज़ है, सारी जो वस्तुएं हैं वो बिखरी हुई है। She lost interest in them, तो वो क्या होती है, सब चीज़ों को बिखरा हुआ देख के उनका जो इंटरेस्ट रहता है उन चीज़ों से बिल्कुल भी चला जाता है। She could not connect her with them because those things had lost their value when severed from them. ठीक है, वो उन चीज़ों से दोबारा से कनेक्ट जुड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उन सारे चीज़ों ने क्या कर दिया था, अपना वैल्यू खो दिया था। So she decided to forget the address and move on. इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो उस एड्रेस को भुला देंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे। ये था हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा लास्ट आंसर।
द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। ये जो स्टोरी है वो एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट मीन्स एक मानव दुर्दशा के बारे में बताया गया है जो कि एक वॉर को फॉलो करता है, एक युद्ध को फॉलो करता है। तो इसमें हमको कमेंट कुछ टिप्पणी लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। When we turn the pages of the history, we find that human predicament follows the wars. जब हम लोग इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हम देखते हैं कि जो मानव दुर्दशा है वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो वॉर से, युद्ध से जुड़ी हुई है। द वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रेजिडी टू ह्यूमन लाइफ। जो वॉर रहता है, जो युद्ध रहता है, वो इंसानों के ह्यूमन लाइफ में क्या करता है, ट्रेजिडी ही लेके आता है, दुर्घटना या फिर दुर्दशा ही लेकर के आता है। द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ द सेम थीम। और जो द एड्रेस, ये जो चैप्टर था ये इसी पे बेस्ड एक कहानी था, एक स्टोरी था। मिसेस डॉर्लिंग टूक अवे ऑल द प्रीसियस बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द वॉर प्रॉमिसिंग टू कीप देम सेफ। उस वॉर के समय में जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो क्या करी थी, सारे प्रीसियस बिलोंगिंग्स को अपने साथ लेकर गई थी, ये प्रॉमिस करके, ये वादा करके कि वो उन सभी चीज़ों को क्या रखेगी, अपने पास सुरक्षित रखेगी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर once she visited Mrs. Darling's house but she refused to recognize her and didn't allow to enter the house। अब क्या होता है, जैसे कि नरेटर की मम्मी का डेथ हो जाता है तो वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जब जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग क्या करती है, इनकार कर देती है उसको पहचानने से और उसको अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन द नरेटर विजिटेड अगेन एट द एड्रेस, द एक्वेंटेंस गर्ल showed all the things in an strange atmosphere made her to forget the address as well as the belongings। अब अगली बार जब वो नरेटर उसी एड्रेस पे जाती है तो इस बार किससे मिलती है, वो एक एक्वेंटेंस गर्ल से, मतलब एक जान पहचान वाली एक लड़की से मिलती है जो कि 15 साल की होती है। और वो उसको अंदर लेकर के जाती है और उन सभी चीज़ों को वो शो करती है, दिखाती है। और वो सभी चीज़ें क्या रहती है, एक स्ट्रेंज, अजीब से वातावरण में फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, जो कि इसीलिए वो डिसाइड करती ऑथर कि वो उन सभी चीज़ों को क्या करेगी, बिल्कुल फॉरगेट कर देगी, भुला देगी। उसके साथ साथ जितने भी बिलोंगिंग्स, मतलब जितने भी संपत्ति थे उनको भी वो भुला देगी। तो इसके साथ ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है और इसी आंसर के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।